नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने वर्ग कुंडलियों के बारे में जाना, वर्ग कुंडलियाँ कितनी होती हैं। आज हम जानेंगे कि उनसे विचारणीय विषय क्या क्या हैं। जो 16 वर्गीय कुंडलियाँ हैं, 16 वर्गों में जो हम विभाजित करते हैं राशि को, ग्रहों की स्थिति को, उससे हम क्या क्या विचार करते हैं, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। वर्ग कुंडलियों से ग्रहों का कुंडली में क्या स्थिति है, उनका क्या फलाफल होगा, उसका सटीक विश्लेषण करने के लिए हमें उसको कुंडलियों में विभाजित करना, वर्ग कुंडलियों में विभाजित करना आवश्यक होता है। इसके चलते हम किसी भी कुंडली का 100% सटीक विश्लेषण करने में समर्थ होते हैं। सर्वप्रथम लग्न कुंडली। लग्न कुंडली जिसको D1 बोलते हैं, इससे ये मुख्य कुंडली है जिसमें प्रत्येक 30 अंश में ही इसका आकलन किया जाता है। इसमें किसी तरह कोई विभाजन नहीं किया जाता है और इससे हम जातक के शारीरिक सुख से लेकर के और जीवन के समस्त पहलुओं का एनालिसिस इस लग्न कुंडली अर्थात D1 से हम करते हैं। दूसरी कुंडली है होरा कुंडली D2। इसके द्वारा जातक के धन संपत्ति के बारे में, उसकी आर्थिक समृद्धि क्या होगी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। धन संपत्ति से तात्पर्य है कि उसके अपनी भुजा द्वारा अर्जित जो धन है उसका आकलन हम करते हैं होरा कुंडली से, न कि उसको विरासत के रूप में मिली हुई संपत्ति का हम आकलन करते हैं। तीसरा है दृष्काण कुंडली। दृष्काण कुंडली से हम जातक के भाई बहनों का सुख, भाई बहन होंगे या नहीं होंगे, उनसे मिलने वाले सुख का अध्ययन करेंगे। जातक का स्वभाव, रुचि तथा जो अन्य कारकत्व हैं उन सब का भी अध्ययन हम दृष्काण कुंडली से करते हैं। उसके बाद है चतुर्थांश कुंडली D4। D4 से हम जातक के भाग्य का, चल अचल संपत्ति का, वाहन का, जातक का चरित्र, माता का सुख कैसा होगा, स्कूली शिक्षा उसकी कैसी होगी, शिक्षा में प्रगति या आने वाली असफलताएं, बाधाएं, इन सब का अध्ययन हम चतुर्थांश कुंडली से D4 से करते हैं। उसके बाद सप्तमांश कुंडली D7। जातक की जन्म कुंडली के पंचम भाव से संबंधित जो भी फल होते हैं, लग्न कुंडली जो हम बनाए हैं उसके पंचम भाव से संबंधित जो भी फल होंगे उनका सूक्ष्म रूप से अध्ययन हम इस सप्तमांश कुंडली से करते हैं। और इस सप्तमांश कुंडली से हम जातक के संतान सुख का, पुत्र पौत्र इत्यादि का भी अध्ययन करते हैं। अब नवमांश कुंडली D9। नवमांश कुंडली को हम लग्न कुंडली के पूरक के रूप में देखते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट के रूप में देखते हैं। ये उतना ही महत्वपूर्ण है नवमांश कुंडली जितना कि हमारा लग्न कुंडली महत्वपूर्ण है। लग्न कुंडली के समान ही इसको पूरा महत्व दिया जाता है और इससे मुख्यतः हम दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की गुणवत्ता के बारे में जातक का अध्ययन करते हैं। उसके जीवन साथी के चरित्र इत्यादि का अध्ययन हम इस नवमांश कुंडली से करते हैं। और वैसे लग्न कुंडली के समान ही जीवन के सभी क्षेत्र जो जातक के हैं उन सब का अध्ययन में हम नवमांश कुंडली को जरूर शामिल करते हैं। तभी हम कुंडली का सटीक विश्लेषण करने में, सटीक फलादेश करने में समर्थ हो सकते हैं। दशमांश कुंडली D10। D10 से हम जातक के जीवन वृत्ति एवं आजीविका जो होगी उसमें सफलता, उन्नति, असफलता, बाधा,
जितना भी तरह का है उसके कार्य से संबंधित, जो उसकी आजीविका से संबंधित है, उस सब का अध्ययन हम D10 से करते हैं। इसके द्वारा हम उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान इत्यादि जो है उसका भी अध्ययन करते हैं। अब द्वादशांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली जो है सो D12 पूर्व जन्म और आगामी जन्म के कड़ी के रूप में इसको हम देखते हैं जातक का, और सामान्यतः इससे हम जातक के माता पिता की प्रतिष्ठा, सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा इत्यादि का अध्ययन करते हैं। षोडशांश कुंडली D16, D16 से हम जातक के वाहन का सुख और जीवन की जो सामान्य खुशियां हैं, जनरल रूटीन लाइफ में जो आदमी प्लेजर महसूस करता है और विलासता संबंधी जो है उसकी स्थिति, इन सब का अध्ययन हम करते हैं। इसमें कितनी सफलता कितनी असफलता उसको मिलने वाली है। उसके बाद विषांश कुंडली है D20। इसके द्वारा हम जातक की भक्ति उपासना या आध्यात्मिक प्रगति उसकी तथा उनसे प्राप्त होने वाली खुशियाँ, जातक धार्मिक होगा या अधार्मिक होगा, इस सब का हम अध्ययन इस विषांश कुंडली D20 से करते हैं। चतुर्विषांश कुंडली D24, इसके द्वारा जातक की विद्या की स्थिति क्या होगी, उसका शैक्षिक ज्ञान संबंधी जो है सफलता, असफलता या बाधा, शिक्षा के क्षेत्र में उसको कहाँ तक सफलता मिलेगी या क्या क्या बाधाएं आएंगी, इन सब का अध्ययन हम D24 से हम करेंगे। सप्तविषांश कुंडली D27, इसके द्वारा जातक की शारीरिक और मानसिक शक्ति का हम आकलन करते हैं। शारीरिक शक्ति से तात्पर्य है कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, भुजा में ताकत कैसी है, और मानसिक शक्ति से हम आकलन करेंगे कि उसकी मानसिक स्थिति सबल है, निर्बल है, किसी भी स्थिति को किस प्रकार से वो मैनेज कर सकता है, सहन शक्ति कैसी है उसकी, इन सब का अध्ययन हम D27 से करते हैं। त्रिशांश कुंडली D30, ये जातक के जीवन में आने वाली दुर्घटनाएं, बाधाएं, असफलताएं, जातक का दुर्भाग्य आदि जितनी भी तरह की अशुभ बातें हैं, उन सब का आकलन हम D30 से करते हैं। और जातक का नैतिक आचरण के बारे में भी हम D30 से अध्ययन करेंगे। खवेदांश या जिसको स्ववेदांश भी कहते हैं D40, इसमें शुभाशुभ फलों की मात्रा क्या होगी, मुख्यतः शुभ फलों का अध्ययन करते हैं इसमें। जैसे हम D30 में केवल अशुभ फलों का अध्ययन करते हैं, उसी तरह से D40 में हम जातक के शुभ फलों का अध्ययन करते हैं। अक्षवेदांश कुंडली D45, D45 के द्वारा हम जातक का चरित्र, उसका व्यवहार, आचरण एवं सामान्य शुभाशुभ प्रभाव जो होगा उसको हम D45 के द्वारा अध्ययन करेंगे। उसका सामान्य नॉर्मल लाइफ में उसकी स्थिति क्या होगी, उसका व्यवहार आचरण किस तरह का होगा, ये। षष्ठ्यंश कुंडली D60 को जैसे हमने लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली को महत्व दिया है, उसी के जितना ये भी महत्वपूर्ण है षष्ठ्यंश कुंडली। परंतु इसके साथ एक क्लॉज है कि एकदम कुंडली बहुत सटीक बना होना चाहिए। अगर जरा सा भी अंतर होता है कुंडली में, तो चूँकि 60 अंश किया जाता है, बहुत माइनॉरिटी से इसका सूक्ष्मता से इसका अध्ययन किया जाता है, तो थोड़े से समय में जो है सो कुंडली का स्वरूप बदल जाता है षष्ठ्यंश कुंडली का। इसलिए हम यदि कुंडली सटीक बनी हुई है तो उसका अध्ययन करने के लिए हम लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली के समान षष्ठ्यंश कुंडली का भी महत्व देंगे, और जीवन के सभी पहलुओं में हम इसकी सहायता लेंगे उसका अध्ययन करने के लिए। ये D60 का वैल्यू है। इस तरह से हमने वर्ग कुंडलियों से विचारणीय विषय जो हैं
जो डिविजनल चार्ट्स के द्वारा हम किन किन बातों पर विचार करेंगे, किस कुंडली से किस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा, इसकी जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम लोग वर्ग कुंडलियों का जो विंशोपक बल होगा उसका अध्ययन करेंगे और उसका जब तक के कुंडली विश्लेषण में कैसे उसका जो है सो प्रयोग होगा, इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार।